सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं दर्शना आज श्री निशंक जी की पुस्तक क्या नहीं हो सकता की एक कहानी जिसका शीर्षक है कैसी किस्मत का वाचन करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। वह नशे में आज कुछ ज़्यादा ही धुत था। लड़खड़ाता हुआ आया और बोला, क्यों अपने खून को भी नहीं मिलना चाहते? मुझे न सही उसे तो मिलो, देख तो लो उसकी क्या दशा हुई है। वल्लभ उसकी बात को अनसुनी करना चाहता था। वह आगे बढ़ने लगा कि युवा ने वल्लभ का हाथ पकड़ा। अब तो बड़े नेता हो गए हो ना, कहाँ देखोगे हमारी ओर? लेकिन हम यहीं सबको बता देना चाहते हैं कि यदि भतीजी की जान की थोड़ी भी चिंता है तो चले चलो घर पर। वल्लभ बोला, तुम्हारी इस हालत में तो मैं बिल्कुल घर नहीं आऊँगा। और जोर से झटका देते हुए वह मेरा हाथ पकड़े निरीक्षण भवन के एक कमरे में ले गया। कुर्सी पर बैठते ही गहरी सोच में डूब गया। मैं कुछ पूछना चाहता था पर कुछ बताने को तैयार नहीं। आंखें आंसुओं से डबडबा रही हैं। मैंने जानना चाहा ये युवा कौन था। खाते पीते घर का लग रहा है। शराब ने तो पूरे पहाड़ को ही बर्बाद कर दिया है। मैं अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि वल्लभ झुंझला कर बोला, ये वही तो है जिसने हम सबको बर्बाद करके रख दिया है। और उस फूल जैसी लड़की को तो इसने नरक में ढकेल दिया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या ये सुमति का पति है? पति के नाम पर तो ये कलंक है और इसके माँ बाप तो 2 कदम आगे हैं। असलियत में मैं यहाँ सुमति की शादी के लिए तैयार ही नहीं था, पर यह शादी तो दारू में ही हुई है। बड़े भाई साहब ने दारू की झोंक में इनसे बातचीत कर इसकी मंगनी सुनिश्चित कर दी थी। मैंने तब भी कहा था, अभी अच्छी प्रकार देख लो, एक दिन का खेल नहीं, लड़की की जिंदगी गुजारनी है। पर कहाँ मेरी बात कौन सुनता। अपने आप तो सुबह से शाम तक शराब पी पी कर बर्बाद हो ही रहे थे, ऊपर से हम सबको भी बर्बादी के कगार पर ला खड़ा दिया है। इनकी शादी हुए 3 वर्ष हो गए और इस लड़के ने इन 3 वर्षों में हमसे पैसा ले लेकर हमें कंगाल कर दिया है। घर के खेत बेचे, मेरे पास जितनी कुछ था मैंने दे डाला, पर अभी भी इसे लगता है कि न जाने हमारे पास कितना पैसा है। लेकिन इतने पैसे का करता क्या है? करता क्या है? उससे शराब पीता है और दोस्तों पर पैसा फूंकता है। अब तो पता चला कि उसने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया है। पहले मार पिटाई से दूर था, पर अब तो रोज मार पिटाई के केस में थाने में रहता है। उस लड़की की किस्मत ईश्वर जाने। जाने कहाँ से लाई है ऐसी किस्मत। ससुर को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, पर सास तो पूरी डायन है। रसोई तक नहीं छोड़ती, गिन कर रोटियां देती है सुमित को। पूरी रसोई पर ताला लगा रख। केवल इस बिचारी के हिस्से में बर्तन साफ करना और घर का झाड़ू पोछा मारना रह गया है। एक बच्चा है, उसे भी सास ने छीन रखा है। बच्चे को बोलती है, यह तो हमारा खून है। उसे अपनी माँ के पास तक नहीं जाने देती। वो बेचारी तो अपने बच्चे को प्यार तक नहीं कर पाती, तरसती ही रह जाती है। पिछली बार गया घर पर तो एक काल कोठरी में ढकेल रखा है उसे। मैं तो पहचान ही नहीं पाया, इतनी कमज़ोर हो गई है। जब से गया था और जब तक वहाँ पर रहा, उसके आंसू टपकने बंद नहीं हुए थे। मुझे तो डर लगता है जैसी खामोशी वह होती जा रही है, कहीं किसी दिन आत्महत्या ना कर ले।
और इसने तो मुझे पूरा नंगा कर दिया है। उधर बड़े भाई के इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी, कमाने वाला कोई नहीं, 2 लड़कियों की शादी कर दी, एक शादी लायक हो गई है और एक लड़का एक लड़की अभी छोटे हैं। भाई को कहीं कोई काम नहीं, न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं और न जाने ये कौन लोग हैं जो सब कुछ जानते हुए भी इन्हें शराब पिलाते हैं। दामाद साहब हर दूसरे महीने धमक जाते हैं, आज इतना पैसा चाहिए, आज उतना पैसा चाहिए। और यदि कभी मैंने समझाने का प्रयास किया तो धमकी देता है कि उसे तलाक दे दूंगा। न जाने कैसा भाग्य है हम लोगों का। तब लोग कहते हैं कि शादी क्यों नहीं कर लेते। 40 वर्ष तक की इस आयु में तो यह सब कुछ झेल रहा हूँ। नौकरी भी ऐसी मिली है कि भाई के इस परिवार को भी देख सकूं और अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकूं। न जाने क्या है किस्मत में। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।